नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका संबंधों में बदलाव का दौर, डैमेज कंट्रोल में जुटे डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले जेसन मिलर। टैरिफ बवाल के बीच ये मुलाकात काफी अहम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी का 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू, सांसदों को मिलेगी ट्रेनिंग। वर्कशॉप में आम सांसद की तरह पीछे बैठे दिखे पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी, तो कल इंडिया गठबंधन का होगा मॉक पोल, सांसदों को दिए गए सख्त आदेश। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी, तस्वीरें आई सामने। व्हाइट टी शर्ट, शॉर्ट्स पहने स्कूटी चलाते सड़कों पर आए नजर, बीजेपी ने दागे सवाल। पश्चिम बंगाल में विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स बैन, फिल्म रिलीज के लिए लोगों ने बुलंद की आवाज, बैन का जबरदस्त विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप, टैरिफ और बवाल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को फिर से सुधारने की कवायद में लग गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को महान नेता बताया, अच्छा दोस्त बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को लेकर विश्वास जताया। ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द भारत और यूएस ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होगी। इस बीच अमेरिका में पॉलिटिकल लॉबिस्ट जेसन मिलर, जो भारत सरकार की तरफ से नियुक्त लॉबिंग फर्म का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। इस मुलाकात को खास माना जा रहा है क्योंकि मिलर कुछ महीने पहले ही भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए थे, ताकि भारत की कूटनीतिक पकड़ अमेरिकी प्रशासन में और मजबूत हो सके। सर, डोनाल्ड ट्रंप और जेसन मिलर की ये मुलाकात कितनी अहम है? देखिए, अचानक से मुलाकात तो हुई नहीं, क्योंकि इतने दिनों से लगातार चल रहा था। अमेरिका के अंदर भारत की तरफ से 3 महीना पहले एक एजेंसी हायर की गई थी, जो भारत सरकार को अमेरिका और भारत के संबंधों के बीच डिप्लोमेटिक कंसल्टेंसी दे सके। और उससे पहले 2 एजेंसी और है जो कि भारत सरकार को अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है कि अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, और मिलर की कंपनी भी उसमें शामिल है। उसी तरीके से पाकिस्तान है जो 11 कंसल्टेंसी कंपनी हायर किए हुए हैं। लेकिन इस बीच भारत की लॉबिंग करने वाले, भारत के पक्ष में बात करने वाले जो इन कंसल्टेंसी कंपनियों के लोग थे और जो लॉबिंग कर रहे थे, उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गया था, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच संबंध थोड़ा बिगड़ रहे थे। और अचानक से ये ट्रंप का बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत हमारा बेहतर दोस्त है और प्रधानमंत्री मोदी से हमारे बहुत अच्छी दोस्ती है और भारत अमेरिका के बीच संबंध और बेहतर होगा। अभी कुछ ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें एक दूसरे के साथ संबंध खराब हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बेहतर है। अब इसके बाद अचानक से मिलर की मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात मिलर ने तो नहीं की, ये मुलाकात के लिए मिलर को राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाया होगा और उसके बाद मुलाकात में ये भारत के साथ संबंधों की बात हुई होगी और उनको मीडिएटर रखा गया कि अब देखो आगे जो सबसे बड़ी समस्या दोनों देशों के बीच के संबंध की है वो है टैरिफ, क्योंकि हमने टैरिफ लगाया और फिर टैरिफ के बाद टैरिफ लगा दिया। रूस के साथ व्यापार को लेकर हमने एक पनिशमेंट टैरिफ लगाया भारत के ऊपर। अब इस बीच जो हम दोनों देशों के बीच डायलॉग रुक से गए थे, अमेरिकी डेलीगेशन को जो भारत जाना था और नेगोशिएशन किया जाना था, जिसके लिए पीयूष गोयल बार बार कहते हैं कि दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा डिले हो चुका है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मिलर को बुलाया गया। मिलर भारत के राजनेताओं से, डिप्लोमेट से संपर्क में हैं। वो यहां से मैसेज वहां देंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट आई है उसमें अब मीडिएटर की जरूरत पड़ चुकी है। तो लगता है कि अब अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत के साथ पिछले जैसा संबंध हो। हालांकि
अचानक से बहुत बेहतर संबंध तो नहीं होंगे, लेकिन ये पटरी पर आने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। अब बात अगली खबर की। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला की आज से शुरुआत हुई। इस वर्कशॉप में पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई सांसद शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी का एक बार फिर से एक अलग अंदाज देखने को मिला। बैठक में पीएम मोदी एक आम सांसद की तरह सबसे पीछे बैठे नजर आए। पीएम आगे की कतारों की बजाय हॉल में सबसे पीछे की कतार में आम कार्यकर्ता की तरह बैठे दिखाई दिए। वर्कशॉप में पीएम की अध्यक्षता में सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में कटौती पर प्रस्ताव पारित किया गया। ये वर्कशॉप उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित की गई है। सर, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसके पहले 2 दिनों का ये वर्कशॉप क्या-क्या होना है इसमें? देखिए, जिस तरीके से एनडीए के अंदर चल रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी, ये तो बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि जिस तरह एक प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई दूसरा बड़ा नेता हो, सब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर जाते हैं और उस कार्यकर्ता का काम अध्यक्ष की बात को सुनना होता है, अपने से ऊपर के लीडर्स को मानना होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जो कि एक सांसद हैं, सांसद से ही प्रधानमंत्री बने हैं, तो सांसद के तौर पर जब गए तो वो भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन के कार्यकर्ता की तरह थे और उन्होंने सबसे पीछे बैठना स्वीकार कर लिया। उनको सबसे आगे की कुर्सी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी हम पीछे बैठेंगे, हमारे पीछे रहने से ज़्यादा सुविधाएं दूसरे लोगों को होगी। तो इसलिए इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं तो वो भाजपा के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह मिलते हैं, प्रधानमंत्री की तरह नहीं मिलते हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं तो कैबिनेट के मुखिया की तरह बात करते हैं और जब वो संगठन की बात करते हैं तो संगठन के आगे के विकास की बात करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर रहते हैं। तो ये मल्टीपर्पस भूमिका है प्रधानमंत्री मोदी की और उसी में आज जो वर्कशॉप हुआ है ये इसलिए है कि एनडीए एकजुट हो, पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, फिर एनडीए के सारे सांसद, और इन लोगों के लिए 2 दिन का वर्कशॉप, यानी एक एक वोट है जो सही तरीके से जाए। यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतती है, चाहे सामान्य लोकसभा हो, विधानसभा हो या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव। जी, तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए पूरी तैयारी में है तो विपक्ष उलझा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ संसदीय दल के कई सदस्य शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में विपक्ष की साझा रणनीति और सत्ता पक्ष के वोट काटने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही 8 सितंबर को चुनाव के एक दिन पहले विपक्षी गठबंधन के सभी सांसदों के लिए एक मॉक पोल का आयोजन किया गया है। सर, आखिर मॉक पोल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि वर्कशॉप नहीं कर पाए। अगर वर्कशॉप कर पाते तो मॉक पोल की जरूरत नहीं पड़ती। अब मॉक पोल में क्या होगा एक दिन के अंदर? क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सांसद ही इतने बेवकूफ हैं जो कि कभी चुनाव में भाग नहीं लिए, फिर भी उन्हें क्यों बुलाया गया? इसलिए बुलाया गया है कि कई सांसद ऐसे होते हैं जो पहली बार आए हों, कई सांसद ऐसे होते हैं जो अपने समय में कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही नहीं ले पाए हों, कई सांसद ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं है कि पिछली बार कब ऐसे वोटिंग किए थे। तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग चाहिए, उन लोगों को भी जानकारी चाहिए कि प्रोफेशनल वोटिंग में आप कैसे कैसे वोटिंग कर सकते हैं, सीक्रेट बैलेट पेपर क्या है, पेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कांग्रेस वाले करते हैं कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है राज्यसभा का, गए और दूसरे पेन से दस्तखत कर दिया और उसके बाद उसका वोट कैंसिल हो गया, तो कहने लगा कि वोट कैंसिल नहीं हुआ, करवाया गया है। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था, इनके विधायकों का वोट कैंसिल हो जाता है। और ऐसी स्थितियां जो हुई है उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सतर्क रहती है, जबकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक गठबंधन की बात करते हुए, मॉक पोल की चर्चा करते हुए इसी चिंता में लगे हुए हैं कि सत्ता पक्ष इनके वोटों को कैसे अपने तरफ कर रही है, इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो डर इनके अंदर है, क्योंकि पता है इनको कि महागठबंधन जो बिहार में बना है और यहाँ पर जो बना है, इन लोगों के लिए जो यूपीए से बना के इंडी अलायंस बनाए, इस इंडी अलायंस का हर पार्टनर अपनी अपनी दिशा में चल रहा है। और ऐसे में
अगर कांग्रेस ही अपने सारे वोट को बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि थरूर गुट तो वोट अपने वोट को ही एनडीए को देने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ अभी भी कंफ्यूजन है इन लोगों के अंदर कि शरद पवार उद्धव ठाकरे किसको देंगे। अभी तक केवल एक पार्टी, ओवैसी की पार्टी, इन कांग्रेस वालों को छोड़ दीजिए, ये तो कैंडिडेट खड़ा ही किए। ओवैसी ने कहा कि हम अपना वोट सुदर्शन रेड्डी को देंगे, और ओवैसी एक सांसद वाली पार्टी। तो इन लोगों के लिए समस्या यही है कि ये ना अपने सांसदों को एकजुट कर पा रहे, ना अपने नेताओं को एकजुट कर पा रहे हैं, और न ही ये निर्धारित कर पा रहे हैं कि सारे लोग आते तो एक साथ मिलजुल कर हम ट्रेनिंग कैंप शुरू कर सकते हैं। इसलिए बिखरा हुआ गठबंधन, जब इनके नेता राहुल गांधी ही दिखाई नहीं पड़ रहे तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की औकात ही क्या है। बिल्कुल, तो बात राहुल गांधी की कर लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार चुनाव की हलचल के बीच में एक बार फिर से गायब है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने एक बार फिर विदेश चले गए हैं। इस बार वो मलेशिया के लंकावी में कैमरे में कैद हुए हैं। राहुल गांधी की सफेद टोपी और शॉर्ट्स में तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर में वो मलेशिया की सड़कों पर स्कूटी चलाते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल शायद राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्हें ब्रेक लेने के लिए भागना पड़ा, या फिर ये कोई गुप्त मीटिंग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे सर, राहुल गांधी तो हमेशा विदेश भाग जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मलेशिया क्यों चुना? देखिए, ये आसपास के क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और पिछली बार वियतनाम भी चले गए थे, थाईलैंड भी चले गए थे। तो इस बार सोचा कि इन जगहों पर हो सकता है जानकारी पहले से उपलब्ध हो जाए सरकार को, तो इसलिए अब कुछ नया देश चुनते हैं, और उन्होंने मलेशिया जाने के लिए सोचा। अपनी अपनी रणनीति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मलेशिया गए हैं तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए भारत लौटेंगे? क्योंकि इनके बाहर जाने के बाद लौटने की संभावना कम हो जाती है इतनी जल्दीबाजी में। अगर ये पहले से गए हुए, जिसकी जानकारी अगर एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने दी, अमित मालवीय ने दी, और इसके बारे में जानकारी सरकार को मिली होगी, संस्थानों को मिली होगी, तो उससे पहले ही ये चले गए होंगे। अगर बिहार से लौटने के बाद तुरंत ही मलेशिया चले गए होंगे और इनका एक सप्ताह का ट्रिप पूरा हो गया होगा, तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी 9 तारीख से पहले यहां चले आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो ये तो इंडी अलायंस के लिए एक शर्म की बात होगी कि जिसका नेता उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए जिद कर रहा था, वो ऐसे समय में विदेश गया हुआ है। और ये मलेशिया गए हैं, बड़ा मुस्लिम देश है, इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक देश, जिसने जाकिर नायक जैसे लोगों को भी संरक्षण दे रखा है। तो वहां पर जाने के पीछे कुछ और एजेंडा होगा, जिसके बारे में कुछ दिन के अंदर हो सकता है कि यही अमित मालवीय ट्वीट करके बताएं कि मलेशिया जाने के पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या था, कि लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कि उज्बेकिस्तान गए थे तो 10 दिन के बाद पता चला कि वहां पर सामंता पावर जैसे लोग थे जिसके साथ मीटिंग करने गए थे, जिसको रिजीम चेंज का मास्टर कहा जाता है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द बंगाल फाइल्स रिलीज तो हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसी भी थिएटर में इसे जगह नहीं दी गई। बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया, सिनेमा घरों ने दिखाने से मना कर दिया। ये फिल्म 1946 के कोलकाता नरसंहार की घटनाओं को दिखाती है। फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने चिट्ठी लिखकर अपील भी की कि राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करे। तो वहीं फिल्म के समर्थन में बंगाली लोग खुद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और रिलीज की मांग उठा रहे हैं। कई थिएटर के बाहर फिल्म रिलीज की मांग करते हुए लोगों ने आवाज बुलंद की है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी किस बात से डर रही है? क्या उन्हें लगता है कि सच सामने आ जाएगा तो उनकी सियासत की चूल्हे हिल जाएंगी? एक फिल्म से क्यों डर गई है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी आज छोटी छोटी चीजों से डरी हुई है, और ये फिल्म तो ऐसा विस्फोट है कि जिससे ममता बनर्जी की सियासत में आग लग जाएगी। ये डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, और उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर, खासकर कोलकाता के अंदर, जो उस समय कलकत्ता हुआ करता था, वहां पर कैसे दंगे भड़के और किस तरह से कांग्रेस को नकारा निकम्मा लीडरशिप उस दंगे को और प्रमोट करता रहा, क्योंकि वो चुप्पी साधे हुए था। जब आप किसी आक्रामकता के खिलाफ आक्रामक नहीं होते हैं तो आप उसको सह देते हैं, जैसे भारत में लगातार होता रहा। दंगे होते रहे और उन दंगों में
जहां जहां ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की सरकारें रही, वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो क्या हुआ, दंगे और भड़कते रहे, हिंदू दबे रहे। जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर लाया गया तो महाराष्ट्र में दंगा हुआ और वहां बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति थे, बोले दंगे का जवाब दंगा ही हो सकता है, और वहां पर फिर आगे दंगा हुआ ही नहीं। गुजरात में दंगा हुआ, बैलेंस दिखा, और उसके बाद अब गुजरात में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश में दंगे पर दंगे होते रहे, लेकिन योगी की सरकार के आने के बाद दंगे नहीं होते, छोटी मोटी झड़पें हो जाती है। बंगाल भी यही हुआ था, वही दिखाया जा रहा है कि कैसे मुसलमानों ने पूरी तरह से टाउन को हाईजैक करके रख लिया था, और एक व्यक्ति गोपाल पाठा, जिसने बैलेंस करने की कोशिश की और जिसका नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। तो ये तो मुस्लिमों की सियासत करने वाली पार्टियों के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, और ये दिखाया गया है तो इन लोगों की समस्या बढ़ेगी। अब पश्चिम बंगाल में थिएटर को धमकियां दी गई है टीएमसी के माध्यम से, और इन लोगों ने इनडायरेक्ट बैन लगा दिया। ऐसे बैन नहीं लगा सकते, ये इनडायरेक्ट बैन है जिसके कारण कोई थिएटर फिल्म रिलीज ही नहीं कर रही। ऐसे कई जगहों पर इस फिल्म के खिलाफ ये एक तरह से इनडायरेक्ट बैन चल रहा है, सिंगल थिएटर में लगा नहीं है। और जो जितने भी जो थिएटर में 3-4 स्क्रीन होते हैं, उनमें 2-2 1-1 शो लगाया गया है, ताकि किसी तरह से ये बताया जा सके फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। क्योंकि अभी भी बॉलीवुड में किन लोगों का वर्चस्व है ये सबको पता है। तो जो स्थितियां बनी है उसमें ममता बनर्जी के राज्य के लोग अभी बिहार जाकर मूवी देख रहे हैं, वो वहां से आएंगे बताएंगे, तो यहां नहीं दिखाओगे, बिहार जाकर देखेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। ममता की समस्या तो बढ़ने ही वाली। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।